और भी उससे स्टार्ट करते हैं। नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिकॉर्डिंग में दूंगा, यहाँ पे सिर्फ समझना है। नोट्स मैं भी देता हूँ, घर पे जाके खुद बना भी सकते हो, ठीक है। अभी लिखने पे टाइम वेस्ट करोगे तो समझना थोड़ा डिफिकल्टी होगी। सबसे पहले टॉपिक्स जो हम पढ़ेंगे उस पर बाद में आएंगे। पहले स्टार्ट करते हैं टेस्ट फंडामेंटल्स से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? ठीक है, क्या लगता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है? व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? एक एक करके तीनों आंसर करेंगे। देखो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने हैं ताकि आप टेस्टिंग कर पाओ। मैं कहूंगा कि सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर दो, आप दो तीन चीजें क्लिक करोगे सही से चल रहा है, आपको पता ही नहीं कि करना कैसे होता है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मैं समझाऊंगा क्या चीजें आपको देखनी होती हैं, इन चीजों को नहीं देखना होता है, इन चीजों को प्रायोरिटी करनी होती है, टेस्ट केस बनेंगे तो कैसे बनेंगे, ठीक है, डिफेक्ट आएगा तो कैसे लॉग होगा, वो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसमें ऐसा कोई प्रोग्रामिंग या कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट फंडामेंटल्स है, ठीक है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? आपको क्या लगता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है और क्या करना होता है, एक एक करके। सर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ये होता है कि जब भी हम कोई भी चीज सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके सारे पैरामीटर्स चेक करते हैं कि ये ठीक से प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। हरिंदर बिल्कुल सही बोला। और ये जैसे किसी ने ये सॉफ्टवेयर हमारा काम होता है इसको चेक करना ये आगे जाएगा ये। अंकित। सॉफ्टवेयर बनाता है सॉफ्टवेयर डेवलपर जो टेस्टिंग करना रहता है तो उसमें वो ऐप चल रहा है कि कोड में error है कि नहीं ये। नहीं, कोड में एरर है कि नहीं ये टेस्टर कैसे चेक करेगा? टेस्टर को थोड़ी कोड आता है। अगर डेवलपर ने कोड लिखा है तो सॉफ्टवेयर वाले का काम, सॉफ्टवेयर टेस्टर का काम उस कोड को चेक करना नहीं होता। डेवलपर तो पीएचपी में लिख देगा, डेवलपर तो जावा में लिख देगा, डेवलपर तो सी शार्प में लिख देगा, डेवलपर तो सी में लिख देगा। टेस्टर कैसे चेक करेगा इतनी लैंग्वेज? कोड को नहीं, कोड से जो सॉफ्टवेयर चल रहा है सॉफ्टवेयर को चेक करना होता है। दो तरीके के टेस्टर होते हैं, एक कोड को चेक करते हैं। कोड को कौन चेक करता है? जो डेवलपर होते हैं, उन्हीं के सीनियर्स उस कोड को चेक करते हैं, उसे बोलते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। जो सेंसर बोर्ड होता है उसको हाँ पहले चेक करता है कि भाई हम आगे इसको भेजे ना भेजे हाँ भाई, हाँ करवाए नहीं करवाए वैसे ही। बस, ठीक है। तो उसमें क्या चेक करना होता है? अभी आपको लगता है क्या चेक करना होता है? यही चेक करना होता है कि जैसे उसकी कंटेंट है ये सही नहीं, प्रॉपर। टेस्टिंग सॉफ्टवेयर में हमें सॉफ्टवेयर में कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे नहीं कहते कि कुछ पैरामीटर, हर चीज के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो वो हमें पैरामीटर्स दिए जाते हैं पहले कि आपको इसमें चेक करना है। इसको बोलते हैं SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। एक डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट को वो कौन देता है? वो क्लाइंट देता है कि मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, उसे बोलते हैं रिक्वायरमेंट। उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमें चेक करना होता है कि वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है। उसने कहा दो और दो मिलके पांच होने चाहिए, भैया वो पांच होने चाहिए, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। अब वो क्यों करवा रहा है हमें नहीं मतलब, हो सकता है दो प्लस दो करके कुछ एक डिस्काउंट दे रहा हो, 1% का कुछ और उसमें लगा रहा हो। रिक्वायरमेंट है टू प्लस वन, कह रहे कि ये चीज कर रहे हैं वो चीज नहीं होती। तो वो रॉन्ग है ना। वो पैसे तो तभी देगा जो सही है। वो चीज होती ही नहीं होती। होती नहीं है तो वो तो पहले ही जब रिक्वायरमेंट में बात होती है, जब क्लाइंट से बात होती है तो हमें बता देते हैं। अगर मैं कहूंगा भाई मेरी गाड़ी के टायर ऊपर लगवा देना छत पे, तो वो कहेगा कि भाई ये तो नहीं चलेगा ना। तू कहता है तो मैं लगा देता हूँ, मैं मेरे को पैसे दे देना, लेकिन चलेगा नहीं, ठीक है। अरे बात समझ में, लगाने को तो लगा ही जाएगा, बता देगा कि भाई ये नहीं चलेगा। तुम्हें लगाने डिजाइन बनाना है ऐसा, चार नीचे लगाऊंगा चार ऊपर, डिजाइन बनाने को तो बना दूंगा मैं, मुझे तो पैसे से मतलब है। सेम उसमें होता है सॉफ्टवेयर। क्लियर? रिक्वायरमेंट क्लाइंट ने बोली है, वो रिक्वायरमेंट क्लाइंट को पूरी कर, ठीक है? आप क्लाइंट को आइडिया दे सकते हो कि भाई ये नहीं चलेगा, ऐसे नहीं होता। उसके लिए बिजनेस एनालिस्ट होते, एक प्रोफाइल होती है बिजनेस एनालिस्ट, जो क्लाइंट के पास जाते हैं
उनसे सारा डेटा लेते हैं, क्योंकि क्लाइंट टेक्निकल नहीं होता, तो बहुत सारी चीजें नहीं पता होती, तो उनको बताया जाता है। जैसे कोई बिल्डिंग बनवा रहा होता है ना, तो उसको नहीं पता यार क्या आर्किटेक्चर बनाऊं, आर्किटेक्ट को बुलाता है, वो उसको समझाता है कि आप यहाँ पे ऐसे बनाओ, यहाँ पे ऐसे बनाओ, मैं आपको चार पांच डिजाइन दिखाता हूँ, एक डिजाइन सेलेक्ट करो, फिर हम फाइनल करेंगे, फिर हम काम शुरू करेंगे। ठीक है, तो बिजनेस आर्किटेक्ट जाते हैं और बिजनेस एनालिस्ट जाते हैं, एमबीए वाले लोग होते हैं ना, आईटी में होते हैं, वो ये काम करते हैं कि रिक्वायरमेंट लेके आते हैं क्लाइंट से। डेवलपर नहीं जाता, डेवलपर को काम दे, मिस्त्री नहीं जाएगा बात करने। ठीक है। हाँ, वहां से काम आएगा, वो काम देगा, वो करेगा, टेस्टर उसको चेक करेगा। जो रिक्वायरमेंट होती है वो डेवलपर के पास भी जाती है कि भाई ये काम आया है, जो रिक्वायरमेंट होती है वो टेस्टर के पास भी जाती है कि भाई ये काम आया है, वो बना रहा है, इसको चेक करना है। क्लियर है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमें ऑलरेडी चेक करने होते हैं। ठीक है? अभी एट्रीब्यूट्स हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग एंड वैलिडेटिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ एप्लीकेशन टू फाइंड वेदर इट सेटिस्फाई द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट का मतलब जो हमें क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट बताई है वो हमारी पूरी होनी चाहिए। क्लियर है। और उसके अलावा भी हम सॉफ्टवेयर जब बना रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें चेक करते हैं, जैसे रिलायबिलिटी, कि सॉफ्टवेयर में ज्यादा डिफेक्ट तो नहीं है, सॉफ्टवेयर रिलायबल है, भरोसेमंद है, स्केलेबल। मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर क्लाइंट ने बोला कि दो ही बनाना है, लेकिन मैं ऐसा बनाऊंगा कि उसके ऊपर तीसरा या चौथा भी बन जाए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कमजोर सा बना दिया और दो के बाद तीसरा बन ही नहीं रहा है। हाँ, उसके आगे वो बढ़ ही नहीं पा रहा, बेस ही मैंने इतना कमजोर दे दिया है उसको। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स हैं स्केलेबल, की सॉफ्टवेयर और स्केल किया जा सके। पोर्टेबल, अलग अलग डिवाइसेस में चल सके। हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, अलग अलग स्क्रीन साइजेस होते हैं, स्क्रीन साइज के हिसाब से डिजाइन होता है। डेवलपर बनाते हैं कि स्क्रीन में ऐसे दिखेगा, हम सेम वेबसाइट को मोबाइल में खोलोगे अलग तरीके से दिखेगी, टैब में खोलोगे अलग तरीके से दिखेगी, डेस्कटॉप में खोलोगे, लैपटॉप में खोलोगे, साइज अलग अलग होते हैं। पोर्टेबल, अलग अलग मशीन पे चल जाए, मैक पे चल जाए। पोर्टेबिलिटी। रीयूजेबल, कि कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, पेमेंट गेटवे बना दिया पेमेंट करने के लिए, तो वो ड्यूकैट की वेबसाइट के साथ भी अटैच होकर चल रहा है, किसी कपड़े वाले की शॉप है उससे भी ऐड कर दिया अपनी वेबसाइट में पेमेंट गेटवे है, आप लॉग इन करो वेबसाइट में, वहीं से पेमेंट कर दो, बैंक में पेमेंट कर दो, एग्जाम की पेमेंट कर दो। तो पेमेंट गेटवे एक ही रहता है, वो हर जगह वही काम कर रहा होता है। क्लियर। नेक्स्ट है यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी का मतलब होता है इजीनेस ऑफ यूजिंग थिंग्स। इजीनेस ऑफ यूजिंग थिंग्स का मतलब होता है कि उस सॉफ्टवेयर को सही तो चल रहा है, यूज करना कितना आसान है। जैसे सॉफ्टवेयर मैंने बना दिया लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है यूज करना, लोग यूज ही नहीं करेंगे। जितने सॉफ्टवेयर आप में यूज करते हो डेली लाइफ में वो बहुत आसान होंगे यूज करना। जैसे गूगल पे सब यूज कर रहे हैं, पेटीएम है यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप है यूज कर रहे हैं, छोटा बच्चा भी व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज दे रहा है, यूट्यूब चला ले रहा है। क्या वो नेट बैंकिंग कर पाएगा? नहीं, वो आसान नहीं है, वो इसलिए बनाया भी नहीं है आसान होना कि करे। हाँ, क्लियर है। दैट इज कॉल्ड यूजेबिलिटी। टफ नहीं हो चाहिए। मतलब लगा एटीएम से पैसे निकाले लेकिन प्रोसेस बहुत टफ है, 10 बार पिन डालनी पड़ रही है, 15 बार लॉग इन करना पड़ रहा है, कोई फ्रस्ट्रेट होकर यूज ही नहीं करेगा। तो सॉफ्टवेयर ठीक चल रहा है, क्लाइंट ने बोला है ऐसे चलना चाहिए, चल रहा है, लेकिन बाद में पता लग रहा है उसकी यूजेबिलिटी अच्छी नहीं है, यूज करने में ही बहुत कठिन लग रहा है, आप यूज ही नहीं करोगे। हाँ, तो एक टेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू यूजेबिलिटी भी होता है। सॉफ्टवेयर तो क्लाइंट ने बोला था ऐसा बन गया है, लेकिन उसकी यूजेबिलिटी सही नहीं है। जब तक क्लाइंट अपने यूजर्स को देगा, वो उसको यूज करेंगे ही नहीं, फायदा क्या है सॉफ्टवेयर का, दोबारा हमसे कुछ बनाएगा ही नहीं। Clear? तो ये सारा काम किसका है? टेस्टर का, इन सारी चीजों को ध्यान रखना। डेवलपर तो कोड लिखेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसको तो काम खत्म करना है अपनी जल्दी, लेकिन उसको अच्छा कैसे बनाना है, टेस्टर बना। क्लियर। टेस्टिंग क्या है? प्रोसेस, इस चीज का वेरीफाई और वैलिडेट करने का, क्या रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट है उनको अच्छे से वेरीफाई करने का काम किसका है? टेस्टर का है। अब क्लियर हो गया टेस्टर का जॉब क्या है? सिर्फ
कमियां निकालना नहीं है, वो अच्छा कैसे बनेगा सॉफ्टवेयर। हर पैरामीटर में अच्छा क्या है मैंने भी डिफाइन किया, 5 पैरामीटर है, उसको अच्छा बनाना है। सारी क्लियर? ठीक है। अब सॉफ्टवेयर में कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है। एक होती है मैनुअल टेस्टिंग, एक होती है ऑटोमेशन टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग की हम पूरी टेस्टिंग कैसे कर रहे हैं, बाई हैंड कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये फेसबुक का पेज है, यूट्यूब की वेबसाइट है, इस पर जाके टेस्टिंग करो, और बता दिया ऐसे ऐसे कर दिया, ये चीज होनी चाहिए, तो बाई हैंड कर रहे हो। बाई हैंड मतलब कि बट हाथ से मैं जाके जाके यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ यूट्यूब की, यूट्यूब ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है, उसमें वीडियो पे जाके चेक कर रहा हूँ प्ले हो रही है नहीं हो रही है, स्टॉप करके देख रहा हूँ हो रही है नहीं हो रही है, लॉग इन करके देख रहा हूँ हो नहीं हो रहा है। दैट इज कॉल्ड बाई हैंड, मैनुअल। यही काम सारा कोड के थ्रू भी किया जा सकता है, कि मैं कोड लिख दूं, वो कोड जाके चेक करेगा, चल रहा है तो पास कर देगा, नहीं चलेगा तो फेल कर देगा। तो अगर 5,000 टेस्ट केस हैं तो मैंने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बना के एक बार रन कर दी, सुबह आऊंगा पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। 5,000 टेस्ट केस लिखने को मैनुअल टेस्टर को टाइम लगेगा, और चेक करने को तो और ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि एक एक चीज चेक करनी होती है। ठीक है। तो मैनुअल समझ में आ गया, ऑटोमेशन समझ में आ गया। और मैनुअल में भी अलग अलग टाइप की टेस्टिंग होती है, एक व्हाइट बॉक्स, एक ब्लैक बॉक्स, एक ग्रे बॉक्स। व्हाइट बॉक्स मतलब जैसे मेरे पास एक लैपटॉप है, मैं आप लोग को लेके भी चलूं लैपटॉप की दुकान पे और कहूँ यार मेरे को ये परचेज करना है, इसको टेस्ट करो ठीक है नहीं है, हम ले जाते हैं ना अपने दोस्तों की बाइक, टेस्ट करना है, तो आप क्या टेस्ट करोगे उसमें, अब आप बताओ। सर सुनो चेक उसका आप कैसा है, बैक टू बैक अच्छा है कि विंडो लेटेस्ट मॉनिटर में राइटिंग चल रहा है, कुछ वगैरह एडवांस फीचर्स नहीं रहते हैं। और आप कैसे करोगे सेम? उसके बाद सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है। अंकित। हम्म ये सारी जो आप टेस्टिंग करोगे ना, इसे बोलते हैं हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। कि मैं बटन दबा के देखूंगा पावर ऑन हो रही है नहीं हो रही है, केबल लगा के देखूंगा चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है, साउंड चला के देखूंगा चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है। दिस इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। मैं बटन दबा रहा हूँ, इनपुट दे रहा हूँ, और उस पर काम हो रहा है, दैट इज आउटपुट। मुझे नहीं पता वो अंदर कैसे काम कर रहा है, पता है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मतलब कि मुझे नहीं पता है कि अंदर वो कैसे काम हो रहा है, काम होना चाहिए बस। मैं ब्रेक दबाऊं गाड़ी रुकनी चाहिए, जैसे कौन सा तार अंदर से कौन सा तार लूज है, अच्छी कंपनी का है नहीं है कैसा है मुझे नहीं पता, ना ही मुझे देखना आता है। अगर मैं इस लैपटॉप को खोल के टेस्ट कर लूं कि भाई इसमें एसएसडी 5 GB बोली है, अंदर 5 GB सही जगह फिट है नहीं है, तो यहाँ होनी चाहिए थी यहाँ है, काम तो कर रही है। उसे बोलते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। जब मैं सॉफ्टवेयर की जगह उसके कोड को चेक करने बैठ जाऊं कि कोड ठीक लिखा है नहीं लिखा है, उसे बोलते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है। ये कौन करता है, ये डेवलपर के सीनियर करते हैं, टेक्निकल लीड करते हैं, कि जो कोड लिखा है, कोड आपने हर जगह सही से, कोड तो चल रहा है सही से प्रॉपर लिखा है, वेरिएबल के नाम सही लिखे हैं, लूप्स सही लिखे हैं, फंक्शन सही बनाया है, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करके जुगाड़बाजी करके तो नहीं चला दिया है। आरी पर्सन, उसे बोलते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कौन करता है, डेवलपर करते हैं, हम नहीं करते। हम कैसे टेस्टिंग करते हैं, ब्लैक बॉक्स। अभी ये मुझे फैन चेक करना है, सही फिट करके गया है नहीं करके गया, क्या करूं? बटन दबाऊंगा, चल रहा है, रेगुलेटर चला के देखूंगा चल रहा है। ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है या ब्लैक बॉक्स है? ब्लैक बॉक्स। मुझे नहीं पता वो अंदर लाल तार डाल के गया, पीली डाल के गया, गुलाबी डाल के गया, मेन तार काली वाली जानी थी, उन्हें लाल डाल दी क्योंकि उसके पास लाल ही थी। तो मुझे चेक करना है तो मुझे खोल के चेक करना पड़ेगा। क्या वो अभी तो ये तो बंद कर दिया ना, जब वो टेस्ट कोड में तो कुछ खोलना नहीं होता, कोड देखा उन्होंने, कोड को अप्रूव किया जाता है। ठीक है। पीआर रिव्यू होता है, कोड रिव्यू होता है, तो कोड रिव्यू करके देखेगा, भेजने से पहले दिखाएगा सीनियर को कि भाई मैंने सही लिखा है, उसके बाद जाएगा।
तब वो सॉफ्टवेयर बनेगा, उसकी EXE बन के सॉफ्टवेयर बनेगी, डिप्लॉय होगा वो। तब उसको सॉफ्टवेयर चेक करेगा कि अच्छा वो ठीक लिखा है, अब इसको ढंग से चेक करते हैं। क्लियर? इसे बोलते हैं हम व्हाइट बॉक्स। आप जो टेस्टर बनोगे वो बनोगे ब्लैक बॉक्स टेस्टर, मैनुअल टेस्टिंग। ऑटोमेशन में भी हम ऑटोमेट ही कर रहे हैं, कोड तो लिखते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को चेक करने का कोड लिख रहे हैं, सॉफ्टवेयर के कोड को लिखने का चेक नहीं कर रहे हैं। ध्यान से समझना बात को। ऑटोमेशन कोड लिखना, मैनुअल व्हाइट बॉक्स ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग नहीं है, चेक करना। अभी हम कोड लिख के चेक कर रहे हैं, लेकिन हम सॉफ्टवेयर को चेक कर रहे हैं, कोड को चेक नहीं कर रहे हैं, तो वो भी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। कोड जो लिखा होता है उसको चेक करने के लिए भी डेवलपर यूनिट कोड लिखते हैं, वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में आता है। कोड को चेक, मैंने एक फंक्शन बना दिया, अभी जैसे फंक्शन बनाया था एवरेज का, कि वो एवरेज दे रहा है, तो अगर मैं एक बार फंक्शन दे दूं कि मैं इस फंक्शन को 10 नंबर दे रहा हूँ, और ये रिटर्न मेरे को प्रॉपर एवरेज कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो यूनिट टेस्ट केस होता है। ताकि अगर कल किसी ने कोड को चेंज किया तो दूसरा फंक्शन बता देगा कि इसका जो आंसर आना चाहिए था वो आ रहा है नहीं आ रहा है। इसे बोलते हैं यूनिट। इस पे नहीं जाना, अभी वो अलग चीज होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं बाय हैंड कर रहा हूँ तो ब्लैक बॉक्स हो गई, कोड लिख रहा हूँ तो व्हाइट बॉक्स हो गई, नहीं। मैं क्या चेक कर रहा हूँ उससे। व्हाइट बॉक्स टेस्टर जो कोड को चेक करते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टर जो सॉफ्टवेयर को चेक करते हैं, ग्रे बॉक्स जो दोनों को करते हैं। जो सीनियर्स होते हैं उनको पता है, उन्हें ब्लैक बॉक्स ऐसे करके दे दी, मैं कोड भी देखूंगा और आपका काम भी देखूंगा, दोनों। ठीक है, ब्लैक बॉक्स क्लियर हो गया। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में भी जो सॉफ्टवेयर टेस्टर करता है उसके भी दो पार्ट हैं, एक होता है फंक्शनल, एक होता है नॉन फंक्शनल। इतना समझ में आ गया? Yes. ठीक है, फंक्शनल मतलब कि वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को चेक करना। वेबसाइट की फंक्शनैलिटी जैसे सपोज मैं गया यूट्यूब पे गया, ठीक है, यूट्यूब पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो कुछ वीडियोस आनी चाहिए। मैं सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करूंगा, सब्सक्रिप्शन वाला आना चाहिए। साइन इन पे क्लिक करूंगा तो साइन इन वाला आना चाहिए। ठीक है, तो ये है फंक्शनैलिटी। तो मैं इस बटन को क्लिक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे होम पे जा रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ न्यूज, और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो न्यूज आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं क्रिकेट मैच, आज मैच है तो मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एंटर कर रहा हूँ, तो मुझे न्यूज से रिलेटेड चीज आनी चाहिए। क्लियर है? ये है फंक्शनैलिटी, कि मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ ये ओपन हो रहा है, इसको बंद कर रहा हूँ बंद हो रहा है, साइन इन पे क्लिक कर रहा हूँ हो रहा है। ठीक है, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, ये फंक्शनैलिटी है। ऐसे काम करना चाहिए। बटन दबाऊं तो चले, बटन दबाऊं तो बंद हो जाए, इसे बोलते हैं क्या? फंक्शनैलिटी। फंक्शनल टेस्टिंग में यही चेक होता है, जो भी जिसके लिए भी वो बना है, जिसके लिए भी वो फंक्शन बना है, ये बटन बना है साइन इन के लिए तो साइन इन होना चाहिए, ये क्रॉस के लिए बना है तो क्रॉस होना चाहिए, दैट इज फंक्शनैलिटी। ये लाइक, मैं ज्वाइन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ज्वाइन होना चाहिए, साइन इन के लिए कह रहा है, वो भी ठीक है। सब्सक्राइब कमेंट कर रहा हूँ वो होने चाहिए। ये क्लियर है? इसे बोलते हैं फंक्शनल टेस्टिंग। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग मतलब कि इस वीडियो को देखने के लिए 2 लाख लोग आए, 2 लाख लोगों ने एक साथ इस बटन को दबाया, तो 2 लाख क्या काउंट हुए? नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनली एक यूजर के साथ तो काम कर रहा है। कोई स्टॉक की वेबसाइट है, नया आईफोन लॉन्च हुआ, 200 स्टॉक में है, 5,000 लोग लेने कूद गए, तो किन 200 को मिलेगा? पहले आएंगे। अब वो चेक भी तो होगा, पहले कौन आया, किसने ऑर्डर प्लेस किया, किसने बुक किया। जब ये सॉफ्टवेयर बना होगा तो इन चीजों का ध्यान रखा गया होगा, कोड उस हिसाब से किया होगा, उसको चेक भी तो करना है। तो यहाँ पे तो अमेजोन पे तो 5 लाख यूजर एक साथ आ जाता है,
20 लाख यूजर एक साथ आ जाता है। जब फ्लैश सेल होती है, ठीक है, तो 1-1 करोड़ यूजर भी उसमें सेल रहता है। तो जब उस टाइप की टेस्टिंग करनी होती है, बल्क टेस्टिंग करनी होती है, दैट इज अलग अलग परफॉर्मेंस, यूजेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, इसे बोलते हैं हम नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। तो एज अ बिगिनर आप कहाँ से स्टार्ट करते हो? आप फंक्शनल टेस्टिंग से स्टार्ट करते हो। जो आप प्रो हो जाते हो, इसके अलग टूल्स आते हैं। यहाँ पे मैं 1 लाख लोगों को बैठाऊंगा नहीं टेस्टिंग करने, मैं कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको चेक करता हूँ। तो उन सॉफ्टवेयर को सीखना, जो नॉन फंक्शनल टेस्टर होते हैं वो कुछ सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, इस टाइप की चीजों, उस टाइप के कोड लिखते हैं, ठीक है, कंपैटिबिलिटी, परफॉर्मेंस और यूजेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। उसे बोलते हैं हम नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। क्लियर है? उसमें सॉफ्टवेयर का रोल ज्यादा रहता है, मैनुअल कम रहता है। क्लियर है? तो अभी जो हम सीखेंगे वो हम क्या सीखेंगे? फंक्शनल टेस्टिंग। तो आप क्या बनोगे? फंक्शनल टेस्टर। बहुत सारी चीजें होती हैं वेबसाइट पर, लोड टेस्ट करना कि वेबसाइट कितना लोड ले पा रही है। उस टाइम पे क्रैश हो जाएगी। एक पार्टिकुलर मेमोरी तो है, जैसे मेरा लैपटॉप है, 16 GB है, ठीक है, तो अच्छा लैपटॉप है, 16 GB है, लेकिन एक टाइम पे हैंग करेगा ही करेगा। किस टाइम करेगा? मैं लोड बढ़ाते जाऊं, क्या ही 16। हाँ, एक बंदा वेबसाइट सही काम कर, सॉफ्टवेयर सही काम कर, जैसा करना चाहिए वैसे ही कर रहा है, लेकिन जब इस पे लोड आएगा, तो हमने अगर इसको 500 लोगों के लिए बना रखा है, तो क्या ये 500 तक का लोड ले पा रहा है? 500 से 501 पे जा रहा है, या 500 से 700 जा रहा है? तो हमने 500 लिया है, तो हम 700 का टारगेट रखते हैं। जैसे कि कोई शादी है, ठीक है, 500 लोग आने वाले हैं, 500 लोगों के साथ तैयारी करूंगा मैं, लेकिन 50, 60, 70, 80 ऊपर लेके चलूंगा। सीधी सी बात होती है, 10%, 20% मैं ऊपर लेके चलूंगा, कम आ जाए कोई बात नहीं। सेम वेबसाइट, मैं अपनी कोई दुकान खोल रहा हूँ, अगर मैं प्रोडक्ट, मेरे रोज के 50 बिकते हैं, मैं 50 के 70 लेके चलूंगा। अरे बात समझ। तो वो जो 50 के 70 लेके कि वहां तक भी काम कर रहा है, वो सब टूल से होता है, इट्स कॉल्ड कंपेटेबल। अभी हम फंक्शनल टेस्टिंग सीखेंगे, एक यूजर के साथ पूरी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी कैसे टेस्ट करनी है। तो हम कैसे टेस्टर होंगे? फंक्शनल टेस्ट। और दूसरे कैसे होते हैं? परफॉर्मेंस टेस्टर। जैसे डॉक्टर होते हैं, जनरल डॉक्टर्स होते हैं, फिर कोई स्पेशलिस्ट आते हैं, सर्जन होगा, ये होगा। जब आप इस एरिया में 3-4 साल स्पेंड मैनुअल में कर लोगे, तब आप इस एरिया में भी जा सकते हैं। आप टूल बेस्ड, और जो आप पूछ रहे थे कि सर और क्या सीखूं, ये सारा एरिया रहता है, यहाँ पे आप और डीप में जा सकते हो। तो उनके लिए फंडामेंटल यही होता है, टूल्स आगे आगे आते रहते हैं। फिर तो हम जो टेस्टिंग बनेंगे और जो वैकेंसी निकलेगी, वो फंक्शनल टेस्टर की निकलेगी। तो फंक्शनैलिटी को टेस्ट करें कि सारी चीजें सही चल रही, नहीं चल रही, ठीक है। अब इसमें होती है अलग अलग टाइप की यूनिटी, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन सिस्टम, यूएटी। ये सारे टेस्टिंग के टाइप्स हैं। यूनिट टेस्टिंग, एक मॉड्यूल बनाया आपने, सपोज कार है, कार मैन्युफैक्चर करनी है। मैं नॉन टेक्निकल एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि आप रिलेट कर पाओगे, सॉफ्टवेयर में भी आप रिलेट नहीं कर पाओगे। सपोज मुझे कार बनानी है, तो मुझे टायर किसी कंपनी से लेने हैं, ठीक है, बॉडी के लिए स्टील कहीं से लेना है, इंजन कहीं से मैं करूंगा। अब टायर तो हमारा बनाता है ना, मारुति की गाड़ियां, सुजुकी मारुति बनाती है, तो टायर कहीं से परचेज करती है, तो एक यूनिट हो गया, पूरी कार का एक यूनिट हो गया। तो वो यूनिट अगर मैंने परचेज किया, तो वो सही है या नहीं है, सिर्फ एक पार्टिकुलर मॉड्यूल को चेक करना, दैट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। तो जो डेवलपर कोड लिखते हैं ना, वो अपने एक पेज का कोड लिखते हैं, उसका टेस्ट केसेस भी बनाते हैं, उसको बोलते हैं यूनिट टेस्ट केसेस। जब वो एक पेज को बनाते हैं, अगर हम किसी एक पेज को टेस्ट कर रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। एक पार्टिकुलर पूरी वेबसाइट को नहीं, एक पार्टिकुलर पेज को या किसी एक मॉड्यूल को चेक करना, इट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। उस मॉड्यूल, अब ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, जैसे एक चीज को टेस्ट करेंगे, हम टायर को चेक कर रहे हैं सिर्फ कि भाई टायर सही है, टायर की क्वालिटी ठीक है, रेडियस ठीक है, पैरामीटर के हिसाब से फिट बैठ रहा है ना, पता लगा टायर तो हमने खरीद लिया, उसमें फिट ही नहीं हो रहा है, टायर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। एक पार्टिकुलर यूनिट को सेपरेटली टेस्ट करना, दैट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। फिर सारे कंपोनेंट अलग अलग चेक हो गए, फिर उसको मिक्स करके चेक करना, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। कि मैंने भाई इंजन के साथ टायर फिट करके, बॉडी फिट कर दी, सब फिट कर दी, अब मैं पूरे इसको चेक कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। कि भाई मैंने यहाँ से डेटा भेजा,
वो डेटा वेबसाइट पे गया, वेबसाइट से फॉर्म भर दिया, डेटाबेस में गया, या फिर मैंने लॉगिन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन सबमिट कर दिया, क्या मैं अब साइन अप कर पा रहा हूँ? एक फॉर्म को चेक करना, एक के साथ पूरे मल्टीपल मॉड्यूल्स को चेक करना, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये चीज क्लियर हुई? अभी इनको प्रैक्टिकली देखेंगे, वेबसाइट दूंगा मैं आपको, टेस्ट करवाऊंगा उस पर, बट फंडामेंटल पता होनी चाहिए हम कौन से टेस्टिंग कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर है सिस्टम टेस्टिंग। ये सिस्टम टेस्टिंग का मतलब होता है, मैंने पूरी कार बना ली, वहां पे खड़ा हूँ, मैं गैराज में खड़ा हूँ, अब इसको बाहर चलाऊंगा, अभी प्लेन सरफेस में चलाऊंगा, रफ सरफेस में चलाऊंगा, प्लस सनलाइट में चलाऊंगा कि हीट तो नहीं हो रही है, रेनी सीजन में चलाऊंगा फिसल तो नहीं रही है, दिस कॉल्ड सिस्टम टेस्टिंग। मैंने सॉफ्टवेयर बना लिया, पूरे मॉड्यूल को अलग अलग लोकेशन पे टेस्ट करना, सॉफ्टवेयर को अलग अलग डिवाइसेस पे चेक करना कि मैक में भी चल रहा है, मोबाइल में भी चल रहा है, आईपैड में भी चल रहा है, विंडो 7 9 पे भी चल रहा है, 10 पे भी चल रहा है, 11 पे भी चल रहा है, अलग अलग सब में जगह टेस्ट किया जाता है। इसलिए टेस्टिंग के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत होती है, क्योंकि चीज को टेस्ट किया, अलग अलग मशीन, पूरी लैब होती है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे आपके पास डिवाइसेस होते हैं, अलग अलग को रोल दिया कि आपको इस पर टेस्ट करना है, दिस कॉल्ड सिस्टम टेस्टिंग। फिर उसके बाद यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इसके अंदर दो टेस्टिंग आती है, अल्फा एक बीटा। आपने रेडी कर लिया, ठीक है, अब आप क्लाइंट को डेमो देते हो, आप अपनी कंपनी में बैठ के क्लाइंट को डेमो दे रहे हो, ये सॉफ्टवेयर ने ऐसा बोला था, हमने ऐसा बना दिया, दैट इज फॉर अल्फा टेस्टिंग। और क्लाइंट कह रहा है इसको यूज करके दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ, वैसे करके दिखाओ, दैट इज कॉल्ड अल्फा टेस्टिंग। टेस्टिंग एट कंपनीज एंड, जहां पे कंपनी है, आप क्लाइंट को बुला लो, ऑनलाइन डेमो करा लो कि भाई देख लो बन गया। हम मोबाइल, सपोज मोबाइल लेने गए या लैपटॉप लेने गए, दुकान पे गए, दो चार लोगों ने वहीं पे टेस्ट किया, भाई ये सही है कैसा है, इट इज कॉल्ड अल्फा टेस्टिंग। कि भाई पहले ही उसी जगह टेस्ट करके पैसे दे के आ जाए, अल्फा टेस्ट। बीटा टेस्टिंग, क्लाइंट वो सॉफ्टवेयर ले गया, ठीक है, अब वो अपने कुछ यूजर को, जो रियल टेस्टर नहीं, जो रियल यूजर है, उनमें कुछ ही लोगों को एक्सेस दे रहा है कि भाई यूज कर रहा है, इसको बीटा टेस्टिंग। प्ले स्टोर पे बीटा ऐप आता है, सिर्फ बीटा टेस्ट, वो बीटा टेस्ट मतलब रियल यूजर यूज करेंगे उसको। नहीं, पहले से नहीं, नए कोई भी नए यूजर या पहले से यूज करें वो भी कर सकते हैं, नए यूजर क्यों नहीं उस एप्लीकेशन को पहले कर, अभी तो टेस्टर ने टेस्ट किया है ना, टेस्टर का टेस्ट करने का तरीका अलग होता है, रियल लाइफ में लोग उसको अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, उनको थोड़ी पैरामीटर है उनके पास, वो तो अपने हिसाब से यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड बीटा टेस्टिंग। कुछ ही यूजर को, अभी वो प्रोडक्ट ऑनलाइन नहीं गया, बन रहा है, ताकि आप बीटा यूजर देखो, उसको फीडबैक दे सको, वो भी बनने के प्रोसेस में है। हाँ, हाँ, उस टाइप के ऐप आते हैं, प्ले स्टोर में जाओगे ना, कुछ ऐप लॉन्च होने से पहले बीटा वर्जन आता है, सबके लिए अवेलेबल नहीं होता है, आप उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, कंपनी को फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। कुछ में तो कंपनी पेमेंट भी करती है टेस्टिंग करने के लिए, कि बीटा बीटा वर्जन चेक करने के, ठीक है, बट अलग अलग, दैट इज कॉल्ड बीटा टेस्टिंग। वो जो टेस्टिंग है, उसको लाइव यूजर यूज कर रहे हैं, टेस्टर नहीं कर रहे, रियल यूजर, लाइव इन्वायरमेंट में रियल यूजर। अभी तक आपने एक लाइव इन्वायरमेंट अपनी कंपनी में बना रखा है, जहाँ पे आप एक टेस्टर के परस्पेक्टिव से चेक कर रहे हो, लेकिन रियल लाइफ में कैसे चेक? मैं क्या आपको क्रिकेट सिखा रहा हूँ, नेट्स पे सिखा रहा हूँ, बॉल डालो, बहुत अच्छा खेल रहे हो, मैच में कैसे जाके परफॉर्म कर रहे हो, छोटे मैच में कैसे खेल रहे हो, फिर आपको बड़े मैच में भेजेंगे। जब कंफर्म हो जाता है कि बीटा टेस्टिंग में भी ये पास हो रहा है, लोग बहुत अच्छे रिव्यू दे रहे हैं, तब हम इसको बड़े सर्वर पे ले जाते हैं, तब उस पर पैसा लगाते हैं, क्योंकि हमें सर्वर लगाने होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, तभी उसको लॉन्च किया जाता है, इट इज कॉल्ड बीटा टेस्टिंग। अब क्लियर हो गया? ये टेस्टिंग के फेजेस, ये पता होने चाहिए अगर कोई टेस्टर है कि टेस्टर, अभी सॉफ्टवेयर कौन से फेज में चल रहा है, आप कौन सी टेस्टिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो। सारी बात समझे? नॉन फंक्शनल पे परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाता है, वो अलग है, ठीक है, थोड़ा सा और।
मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन का डिफरेंस, अभी मैंने आपको बताया। मैनुअल टेस्टिंग कैसे होती है? विदाउट एनी टूल, कोई टूल का यूज नहीं करते, मैनुअली करते हैं। तीन पार्ट में, व्हाइट ब्लैक ग्रे। एडवांटेज ऑफ मैनुअल टेस्टिंग, फास्ट एंड एक्यूरेट विजुअल फीडबैक। एक तो अभी सॉफ्टवेयर बना अभी टेस्ट करके दे सकते हो। ऑटोमेशन के लिए तो आपको पूरी स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी, तब आप दे सकते हो। अभी डेवलपर ने बनाया, कल बनाया सॉफ्टवेयर, डिप्लॉय कर दिया, मैनुअल टेस्टर ने चेक किया, रिव्यू दे दी। ऑटोमेशन का वेट नहीं करेंगे। ऑटोमेशन करने के लिए भी 4 महीने लगेंगे। पूरी स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी, सॉफ्टवेयर को ऑटोमेट करना पड़ेगा, तब तक वेट थोड़ी करेंगे। इसीलिए हर प्रोजेक्ट में पहले मैनुअल टेस्टिंग होती है, ताकि सॉफ्टवेयर बन जाए। रिपीटिशन काम तो बाद में आएगा ना। ऑटोमेशन सिर्फ रिपीटिशन काम को कम करता है। तो किसी भी प्रोजेक्ट में आप जाओगे, मैनुअल टेस्टिंग तो होगी ही होगी। ऑटोमेशन चॉइस होती है, क्योंकि अब सॉफ्टवेयर इतने बड़े हो गए हैं, तो ऑटोमेशन भी हर ही 90% प्रोजेक्ट में ऑटोमेशन होती है। और फिर हर सॉफ्टवेयर इतना कॉम्प्लिकेट, इतना बड़ा हो गया। लेकिन मैनुअल टेस्टिंग तो 101% सभी प्रोजेक्ट में होती है। जहाँ डेवलपमेंट होगा वहाँ टेस्टिंग होगी। क्लियर है? लेस एक्सपेंसिव मतलब, क्योंकि इससे बहुत सारे टूल्स यूज नहीं होते। कंपनीज पर जो टूल्स यूज होते हैं उनकी कॉस्ट होती है, इंटरप्राइज पर खरीदती है कंपनी सॉफ्टवेयर को। तो नहीं होती, नो कोडिंग रिक्वायरमेंट, कोई कोडिंग रिक्वायरमेंट नहीं। ऑटोमेशन, जब मैनुअल टेस्ट केस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बार बार टेस्टिंग हमें करनी होती है, तो हम उसको ऑटोमेट कर देते हैं। कोड लगा के टेस्ट कर दिया, अब मैनुअल काम कम हो गया, ऑटोमेट कर दिया। वैसे ज्यादा जल्दी नहीं जाएगा। ज्यादा जल्दी जल्दी तब आएगा जब हम उसका ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिख चुके हैं, तब। ऑटोमेशन लिखने में टाइम लगता है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करके डिलीवर भी कर दिया, और बैकएंड पे उसकी ऑटोमेशन चल रही है। क्यों? क्योंकि अगर नया प्रोडक्ट बनेगा, उसमें फीचर आएंगे, पुरानी चीजों को भी टेस्ट करना है। बार बार तो टेस्टिंग करेंगे नहीं, तुरंत रिजल्ट चाहिए, तब हम ऑटोमेशन स्टार्ट करते हैं। मैनुअल तो होगी होगी, ऑटोमेशन भी होगी। सॉफ्टवेयर बढ़ता जाएगा तो ऑटोमेशन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? मैनुअल टेस्टिंग फॉर ऑल वर्कफ्लो, ऑल फील्ड, ऑल नेगेटिव सिनेरियो इज टाइम एंड मनी कंज्यूमिंग। अब मैनुअल टेस्टिंग में सब कुछ टेस्ट करना बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। मैंने एक कैलकुलेटर बना दिया लोन लेने वाला, कि आप 5 लाख का लोन लो, 12 साल तक के लो, तो आपको इतनी ईएमआई मिलेगी। ठीक है। अब यूजर कोई 5 लाख ले रहा होगा, कोई 4 लाख ले रहा होगा, कोई 10 महीने के लिए ले रहा होगा, कोई 10 साल के लिए ले रहा होगा, तो वो हर टाइम में रिजल्ट सही दे रहा है नहीं दे रहा है। इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। तो मैनुअली चेक करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे में ऑटोमेशन काम आएगी। नंबर फिट करता जाएगा, चेक करता जाएगा, नंबर फिट करता जाएगा, चेक करता जाएगा। क्लियर? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डज नॉट रिक्वायर ह्यूमन इंटरवेंशन, यू कैन ऑटोमेट रन थ्रू ओवरनाइट। 5,000 टेस्ट केस हैं, रात को लगा के चला गया, सर्वर पे चल रहे हैं, सुबह आके देखा कितने पास हुए, कितने फेल हुए। ह्यूमन की जरूरत नहीं है उसको ट्रैक करने की, आप सिर्फ रिजल्ट देखते हो। तो नेक्स्ट थिंग देखते हैं, फेल क्यों हुआ। हाँ, तो उसी टेस्ट केस को सही करना आपका काम नहीं, आपका काम है ढूंढना। आप कर भी नहीं पाओगे ना सही, उनको पता ही नहीं है कैसे ठीक है, वो तो डेवलपर ही करेगा। आप इसमें बताओगे कि ये टेस्ट केस सॉफ्टवेयर यहाँ पे फेल हो रहा है, मेरे टेस्ट केस फेल हुए हैं। आप उस फेल वाले टेस्ट केस को दोबारा चलाओगे कंफर्म करने के लिए, उसका स्क्रीनशॉट लेके डेवलपर को, कि भाई इसको संभाल, सही करके दे। ठीक है। आप उसका रीजन बता दोगे कि मैंने ये किया था, ये डेटा यूज किया था, इस टाइम पे ये टेस्ट केस फेल हुआ, ये स्क्रीनशॉट है। उसको लॉक कर दोगे, रिपोर्ट कर दोगे प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट में। डेवलपर उसको जाके रिप्रोड्यूस करेगा कि कैसे टेस्ट केस है, फिर रीजन देखेगा क्यों फेल हुआ है, फिर इसको ठीक करेगा, फिर आपको देखेगा दोबारा चेक करो। टेस्टिंग तो, नॉर्मल टेस्टिंग तो आती है, वो करते नहीं है। क्यों नहीं करते? टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्योंकि अगर वो टेस्टिंग करने लगेंगे तो डेवलपमेंट कौन करेगा? और डेवलपर की सैलरी ज्यादा होती है टेस्टर से। ठीक है, काफी ज्यादा होती है, तो वो इतना टाइम क्यों वेस्ट करेगा? गाड़ी चलानी तो कंपनी के मालिक को भी आती है ना, ड्राइवर क्यों रख रहा है?
भाई अब तक गाड़ी चलाएगा, मैं दो चार काम निपटा लूंगा अपने जो ज्यादा हेल्पफुल है, इसलिए मैं उसको पेमेंट कर दूंगा। अलग अलग स्किल सेट के लिए अलग अलग। अब टेस्टिंग का स्किल सेट अलग है, डेवलपमेंट का स्किल सेट अलग है। तो टेस्टर ढूंढ पा रहा है गलतियां, और जरूरी थोड़ी डेवलपर ढूंढ पाएगा। कोई अपने काम में गलतियां नहीं ढूंढ सकता जल्दी, वो तो छुपा ले जाएगा कि भाई अर्जेंट है, भेज दो भेज दो भेज दो। टेस्टर नहीं भेजेगा, क्योंकि उसने भेज दिया तो क्लास किसके लगेगी, टेस्टर के लगेगी। कि भाई तूने क्या चेक करके भेजा? डेवलपर की कभी गलती नहीं निकलेगी। सॉफ्टवेयर फटा, मिस्टेक आई तो डिफेक्ट टेस्टर का पकड़ा जाएगा कि भाई तूने क्या चेक किया। बनने वाले ने तो बना दिया, बनाने वाले तो एक नहीं होगा, 10 ने कोड मिला के बनाया होगा। चेक करने वाले तो तुम पांच थे, पांचों ने मिलकर चेक किया था। क्यों गलती? और इतनी बड़ी गलती है। छोटी मोटी गलतियां तो चलो, सॉफ्टवेयर में फिर से कुछ कोड चेंज हो गया तो आ गई, ठीक है। फिर अगर कोई बड़ी मिस्टेक हो गई कि भाई गाड़ी लेके शोरूम से बाहर निकले, पता लग बंद हो गई, फिर तो दिक्कत वाली बात है। भाई क्या बोलेंगे क्लाइंट, उसने 15 लाख रुपए दिए हैं गाड़ी के लिए, तो कहेगा तो भाई शोरूम से निकलते ही बाहर बंद हो गई। 1 लाख सिनेरियो में एक केस हो सकता है, बट सभी के साथ नहीं होना चाहिए। थ्रू आउट द ईयर आपके साथ नहीं होना चाहिए। आपने काम भेजा, चल ही नहीं रहा है, तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। सॉफ्टवेयर की सारी जिम्मेदारी टेस्टर की होती है, बनाने की डेवलपर। ऑटोमेशन टेस्ट केस इंक्रीज टेस्ट कवरेज, हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को टेस्ट कर सकते हैं। मैनुअल टेस्टिंग कैन बिकम बोरिंग एंड हेंस एरर प्रोन। अगर 5,000 टेस्ट केस हैं, मैंने वहां पे टेस्टर बैठा भी दिया मैनुअली, रोज 5,000 टेस्ट केस को चेक करो, तो वो किसी दिन बोर होकर ऐसे ही पास कर देगा। भाई 4 दिन से चल ही रहे थे, 40 दिन हो गए सही चल रहे हैं, और जिस दिन करेगा उसी दिन डिफेक्ट आएंगे। क्लियर है? इसीलिए हम क्या करते हैं, वहां पे मशीन को बैठा देते हैं। मशीन कभी बोर नहीं होगी, कोई इमोशन नहीं है। फेल होगा तो फेल होगा, पास होगा तो पास होगा। इसलिए हम ऑटोमेशन करते हैं। और मशीन की कोई एक बार सेटअप की कॉस्ट आएगी, मैनुअल टेस्टर तो हर महीने सैलरी लेगा। ऑटोमेशन की जो कॉस्ट होगी वो ज्यादा होगी स्टार्टिंग में, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो कम होने लगेगी। कि एक ही बार तो कॉस्ट है, ज्यादा कॉस्ट है लेकिन एक ही बार है। पहली बात सुनिए, ठीक है। मैनुअल ऑटोमेशन, वाई टेस्टिंग इज रिक्वायरमेंट। कि टेस्टिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि डेवलपमेंट करना थोड़ा कठिन होता है, बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे कोड को मर्ज करते हैं। कोड मर्ज करने में, किसी के कोड समझने में गलती हो सकती है, उससे डिफेक्ट आते हैं, इसलिए वी नीड टू टेस्ट ईच एंड एवरी एप्लीकेशन। एक एक पॉइंट उसमें चेक करना होता है। क्लियर है? इसलिए टेस्टिंग की जरूरत होती है। नेक्स्ट है डिफेक्ट। डिफेक्ट क्या होता है? डिफेक्ट वो मिस्टेक्स हैं जो सॉफ्टवेयर में निकलती हैं। एक होता है एक्सपेक्टेड बिहेवियर, कि मुझे कैसा बिहेवियर चाहिए, जो कहाँ लिखा है, जो रिक्वायरमेंट में लिखा है। एक होता है एक्चुअल बिहेवियर, जो मैं सॉफ्टवेयर को चला रहा हूँ तब आ रहा है। जब एक्सपेक्टेड बिहेवियर का डिफरेंस एक्चुअल बिहेवियर में डिफरेंस होता है, उसको हम डिफेक्ट बोलते हैं। सॉफ्टवेयर कैसा चल रहा है उससे नहीं। कैसा है इसका काम, नेचर काम क्या है। कैसा क्लाइंट ने बताया था चलने को, एक्सपेक्टेड बिहेवियर कैसा अभी चल रहा है। मैं अपने हिसाब से नहीं कह दूंगा कि यार ये गलत चल रहा है, क्लाइंट नहीं ऐसा बोला हो चलने को तो। रिक्वायरमेंट बताया था ना, 2+2, अगर क्लाइंट ने 5 बोले हैं, मुझे तो लग रहा है गलत है ये। नहीं गलत है, क्लाइंट ने बोला है 2+2 5 होने हैं। उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, आपको नहीं समझ में आ रही उसकी रिक्वायरमेंट, उसका रीजन कुछ अलग है। ठीक है, 2+2 करके 1% ब्याज लगा के दे रहा है। तो आपको रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में टेस्ट केस को पास और फेल करना है, देख के नहीं करना है कि भाई ये तो नहीं चल रहा है। आ रही बात समझ? रिक्वायरमेंट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि रिक्वायरमेंट क्या है। क्लियर? आज इतना ही रखेंगे। इस चीजों को समझना, एक बार समझ में आ जाएगी ना, वीडियो देखोगे दिमाग में बैठेगा। इसके नोट्स खुद से बना लेना, मैंने दिए भी हैं नोट्स। मेरे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ये सारे फंडामेंटल्स पूछे जाते हैं। व्हाट इज टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग क्या है, सॉफ्टवेयर टेस्ट, ये